जैसे मैंने बताया 3 टर्म्स है और इन 3 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग अगर समझना है तो 3 टर्म्स कौन से हैं जो हमारे सामने हैं। ए, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बी, व्हाट इज संक कॉस्ट। सी, व्हाट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इन 3 टर्म्स को अगर हम ठीक से समझते हैं तो फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग के एडेड और एडवांस्ड कंसेप्ट्स हमें समझ में आएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले कंसेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली रियल कॉस्ट नहीं होती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इट इज कॉस्ट ऑफ गिविंग अप वन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग एल्स। कुछ करने के लिए आपने कुछ खो दिया, तो वो जो खो दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब क्या? लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। समझिए हमारे पास एक 10 लाख रुपए कैश इन हैंड है। मुझे डिसीजन लेना है, ये 10 लाख रुपए मुझे एक फैक्ट्री में लगाने हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगाने हैं। और मैं कैलकुलेशन करता हूं कि भाई 1 साल में मुझे इस फैक्ट्री से ऑन एन एवरेज 80,000 रुपए तो कम से कम मिलेंगे। ये 10 लाख रुपए मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं। पैरेलली मेरे ध्यान में यह आता है कि चलो 80,000 मिलते, अच्छा रिटर्न है। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर ये पैसे मैं फैक्ट्री में नहीं लगाता तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? ये पैसे मैं बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट बनवाता और फिक्स डिपॉजिट पे मुझे ब्याज मिलता। समझिए आज फिक्स डिपॉजिट पे मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं क्या सोचूंगा, ये प्रोजेक्ट फैक्ट्री में पैसे लगाने के लिए मैं 10 लाख खर्चा करूंगा और उसके ऊपर मुझे सालाना 80,000 मिलेगा। लेकिन 80,000 कमाने के लिए मैं 1 लाख रुपए साल का कमाने का मौका छोड़ रहा हूं। कौन से 1 लाख? अगर मैं ये पैसे 10 लाख एफडी में रखता तो वो 1 लाख रुपए मुझे साल के ब्याज में मिलते थे। ये ब्याज अब मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसे मैंने फैक्ट्री में लगाए। यानी 80,000 मिलेंगे, लेकिन मैं गिव अप क्या कर रहा हूं? छोड़ कितना पैसा रहा हूं? 1 लाख कमाने का मौका, अपॉर्चुनिटी, मौका। सो नेट रिजल्ट मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन गलत होगा। क्यों होगा ये मैन्युफैक्चरिंग डिसीजन गलत? क्योंकि 80,000 कमाओगे लेकिन 1 लाख कमा सकते थे, तो यू हैव गॉन फॉर सेकेंड बेस्ट ऑप्शन। नेट रिजल्ट आपको इंटरेस्ट ऑप्शन से 20,000 रुपए कम मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड समझिए बैंक इंटरेस्ट सिर्फ 6% था, तो 60,000 रुपए आपको एफडी से मिलते थे। 80,000 ये प्रोजेक्ट देगा, 60,000 वो प्रोजेक्ट दे सकता था। तो यानी इस प्रोजेक्ट के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 60,000 रुपए। लेकिन एक सवाल, क्या ये रियल कॉस्ट है? क्या हमने एक्चुअली ये कॉस्ट स्पेंड कर दी? हमने तो 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। तो इसीलिए हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ नोशनल कॉस्ट। ये कोई रियल कॉस्ट है ही नहीं, ये नोशनल कॉस्ट है। एंड अ नोशनल कॉस्ट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में किधर भी ये नोशनल कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होते। लेकिन जब हम डिसीजंस लेते हैं, यस, डिसीजन मेकिंग के लिए ये कॉस्ट बिल्कुल रिलेवेंट है। इट इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। समझिए हम 12th स्टैंडर्ड पास हो गए, अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग कॉलेज में पास हो गए, अंग्रेजी काफी अच्छी आती है हमें, और FY में जैसे हमने एडमिशन लिया, हमने सोचा कि चलो हम CPT भी कर ले। उसी टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी आ गई, एक कॉल सेंटर ने हमको जॉब ऑफर दिया हमारी कॉलेज कैंपस में ही, कि जैसे ही आपका रिजल्ट लगेगा आप हमारी कंपनी ज्वाइन करें,
हम 15,000 रुपये महीना स्टार्ट आपको दे देंगे अगर आप हमारी कंपनी ज्वाइन करते हो। लेकिन हमने डिसीजन लिया, नहीं, मुझे आज नौकरी नहीं करनी, मुझे सीपीटी यानी मेरा सीए का कोर्स कंटिन्यू करना है। यानी सीए का कोर्स अगर मैं करता हूं, मैं क्या छोड़ रहा हूं? 15,000 रुपये महीना कमाने का मौका छोड़ रहा हूं। सो ये अपॉर्चुनिटी गवा रहा हूं, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो क्या मैं ये कह सकता हूं कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग सीए इज 1,80,000 पर एनम, कि अगर मैं सीए कर रहा हूं एक्चुअली इसकी कॉस्ट 1,80,000 रुपए है। डिसीजन मेकिंग के लिए बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या आपकी जेब में से गया पैसा? ये रियली ये पैसा गया? एक्चुअली 1 रुपया भी हमारी जेब में से नहीं गया है, लेकिन ये सिर्फ एक डिसीजन लेने के लिए रिलेवेंट फैक्टर था। तो अगर हम कॉलेज जाते, आगे की पढ़ाई करते, तो ये नौकरी नहीं मिलती, ये नौकरी में जो पगार मिल सकता था वो छोड़ रहे। सो द कॉस्ट ऑफ फर्दर एजुकेशन, आगे पढ़ने की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 1,80,000 महीना। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नोशनल, रियल है नहीं, एक्चुअल कुछ नहीं जा रहा, ये सिर्फ एक कागज पे है कि भाई वो करता तो इतना मिलता, ये कर रहा हूं तो इतना ही मिलेगा, तो दोनों में से जो ज्यादा है वो बेटर ऑप्शन होता। इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेवेंट होती है। राइट फ्रेंड्स, आर वी क्लियर विद दिस फर्स्ट टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? राइट, ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद आता है सेकेंड टर्म संक कॉस्ट एंड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब क्या है? संक कॉस्ट इज, सिंपल भाषा में बात करें, डूब गया। जो कॉस्ट डूब गई, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, जो हो चुका है, आज आप डांस भी करें तो वो कॉस्ट बदलने नहीं वाली, इसको बोलते हैं संक कॉस्ट। एक बार तीर कमान से छूट गया, आपने कुछ भी इधर तांडव नृत्य किया तो भी क्या वो तीर वापस आ सकता है? नहीं। तो देयरफॉर जो कॉस्ट हमारे हिसाब से हो चुकी है, खर्चा हो चुका है, आज आगे हम कौन सा भी डिसीजन लेते हैं तो इस कॉस्ट में 1 रुपया का भी बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि खर्चा तो हो गया है। इस कॉस्ट को हम बोलते हैं संक कॉस्ट। देखिए, ऑफिस में है, जब हम काम करते हैं, काम करते समय ऑफिस में अपना ईमेल से बहुत करस्पॉन्डेंस होता है। शाम ऑफिस क्लोज होने का टाइम आया है और आपका दूसरा आर्टिकल कलीग, ऑफिस कलीग आपको मेल कर रहा है, अरे यार बॉस ने रुकने के लिए बोला है, असाइनमेंट है, आज देर होने वाली है। तो आप भी उसको रिप्लाई देते हो, यार ये खड़ूस ऐसा ही करता है हमेशा। लेकिन गलती से आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और वो है कि आप रिप्लाई ऑल का बटन दबाते हो। और ईमेल में जब हम रिप्लाई ऑल का बटन दबाते हैं तो जितने लोग सीसी में मार्क्ड है सबको भी मेल जाता है, और उनमें से आपको मालूम नहीं था कि एक थे आपके बॉस, तो आपने उनको भी मेल दे दिया। 2 मिनट में उनको पता चला आपके विचार उनके बारे में कितने अच्छे हैं। तो आगे जो होगा उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप जाके वहां माफी मांगो, वो बात अलग है, लेकिन क्या आप उस ईमेल को रोक सकते हो? नहीं। एक बार सेंड का बटन प्रेस कर दिया, वो ईमेल चला गया, आपका कंट्रोल है ही नहीं उस ईमेल के ऊपर। संक कॉस्ट। भले आप पैर पे जाके गिरो बॉस के, सर गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जो बोलना है बोल दीजिए, लेकिन क्या वो ईमेल आपका वापस आएगा? क्या आप उसको बीच में रोक सकते हो? नहीं। ऑलरेडी तो वो पहुंच गया, भाई सेंड किया 2 सेकंड में तो पहुंच भी गया,
आपको समझने से पहले कि क्या किया, वो पहुंच भी गया, अभी क्या करेंगे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ संक कॉस्ट। जो हो चुका है उसके बारे में आपको सोचने से फायदा नहीं। सिमिलरली रियल लाइफ में अगर हमने कोई भी कॉस्ट इनकर की है जो हो चुकी है, वो मेरे आज के डिसीजन के लिए रिलेवेंट नहीं होती। प्रॉब्लम क्या होता है, हम अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं एंड बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी हमारे मन में अकाउंटिंग कंसेप्ट बहुत पावरफुल होता है। मैं सोचता हूं आज तक 50,000 खर्चा किया है और 25,000 खर्चा होगा, 75,000 मेरा खर्चा है। और 75 के हिसाब से मैं पूरा कैलकुलेशन करता हूं, क्या ये प्रोजेक्ट मुझे प्रॉफिट देगा, क्या ये प्रोजेक्ट मुझे प्रॉफिट नहीं देगा। ये मुझे कहां से पता चलता है, फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। लेकिन मैं बोलता हूं जो 50,000 मैं खर्चा कर चुका हूं, क्या वो 50,000 मेरे लिए रेलेवेंट है, और मेरा आंसर आता है नहीं। प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लीजिए। समझिए आपने 12वीं कक्षा पास की और आपने सोचा कि चलो हम डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बन जाए और मेडिकल का आपने जो एंट्रेंस वगैरह था वो दे दिया। मेडिकल एंट्रेंस होने के बाद आपको पता चला कि भाई आपको जो स्कोर है उसके बेसिस पे एक्स कॉलेज में एडमिशन मिल रही है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ डॉक्टर बनने की। आपकी कोई बहुत इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ सामने था नहीं, इसलिए एक 50,000 रुपये भर के आपने एडमिशन रिजर्व कर ली। उन्होंने बोला हफ्ते भर में बाकी के 2.5 लाख रुपए भर दो और एडमिशन फाइनल कर दो। आपने बोला अभी 50,000 भर के सीट ब्लॉक तो कर देते। 50,000 रुपए भरे। उसके बाद घर वालों ने सब में मिलके एक डिसीजन लिया कि भाई वहां जाके इस फील्ड का डॉक्टर बनने में कोई मतलब है ही नहीं, वो कोई खास कॉलेज है ही नहीं, वहां कोई सुविधाएं ठीक से है नहीं, तो फालतू में मेडिकल को जाके कुछ फायदा नहीं है। तो अभी स्टूडेंट सोचता है क्या मैं इंजीनियरिंग को जाऊं, क्या मैं सीए कोर्स को जाऊं। तो सवाल आता है कि समझो वो सोचता है आज चलो मैं डॉक्टर नहीं बन पा रहा हूं, तो लेट मी स्विच ओवर टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। आप लोग हंस रहे हैं। आपको क्या लगा कि मेडिकल जाने वाले लोग सीए के कोर्स को नहीं आते, ये गलत फहमी है। हमारे 2 स्टूडेंट्स है रिसेंटली जो मेडिकल एंट्रेंस देके सीए फाइनल पास हो गए हैं इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उनकी ओरिजिनल ख्वाहिश थी डॉक्टर बनना, कुछ कारणवश उनके ध्यान में आ गए हमको डॉक्टर नहीं बनना, उन्होंने डिसीजन बीच में ही बदल दिया और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट टू लास्ट पूरा एवरीथिंग एक शॉट में क्लियर कर दिया। सो डॉक्टर, ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूं इट्स नॉट समथिंग कि भाई ऐसा कोई होता नहीं, रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन है। तो फ्रेंड्स, ये जो आदमी अभी सोच रहा है कि डॉक्टर छोड़ के मैं सीए का कोर्स करूं, तो उसे कैलकुलेशन करना है फाइनेंशियली कि सीए करने के लिए मेरे को खर्चा कितना होगा। समझिए सीए करने के लिए 1 साल की उसको 1 लाख रुपए की फीस लगेगी। तो 1 लाख रुपए जो खर्चा है वो रेलेवेंट है या 50,000 जो खर्चा हो चुका है प्लस 1 लाख रुपए। अभी सवाल है कि ये जो 50,000 एडवांस उन्होंने मेडिकल कॉलेज को दिया था वो नॉन रिफंडेबल है, वो तो चला गया। आज वो मेडिकल कंटिन्यू करते हैं तो भी 50,000 वापस नहीं आने वाला, सीए करते हैं तो भी 50 आने नहीं वाला, कोई घर का बिजनेस संभालते हैं तो भी 50,000 वापस नहीं आने वाला। यानी कौन सी भी हालत में वो 50,000 तो डूब गया। आप अभी कुछ भी करो, भले आगे पढ़ो मत, फिर भी क्या वो 50,000 रुपया चला गया आपकी जेब से? आंसर है यस, द 50,000 rupees has gone out from your pocket. And if this 50,000 has gone out from your pocket, आज आपके आगे के डिसीजन के लिए इसको क्यों कंसिडर करते हैं? जो हो चुका है उसका आज कुछ भी संबंध है नहीं। ये कॉस्ट अभी डूब गई है, ये कॉस्ट कौन से भी डिसीजन लेके भी वापस नहीं आने वाली। इसको हम बोलते हैं संक कॉस्ट।
सो sunk costs आर इररिलेवेंट। कौन से भी हालत में वो हमारे आज के डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर सकती। इस कॉस्ट को हम बोलते हैं sunk cost। सो दिस इज द सेकेंड कंसेप्ट फॉर रेलेवेंट कॉस्टिंग, sunk cost। आर वी क्लियर माय फ्रेंड्स विद दिस सेकेंड टर्म, sunk costs? Okay. Then look at this example which you have also with you, कि समझिए हमने एक 2 साल पहले एक कार खरीदी थी 10,000 रुपए में। आज हमें ये गाड़ी बेचनी है, घर में रखनी है कि आगे यूज करनी है। Will that 10,000 rupees change my decision? कि नहीं, मैंने 10,000 में खरीदी थी तो यूज करना चाहिए, बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। क्या वो 10,000 रुपए बदलेगा? नहीं। क्या वो 10,000 रुपए जो 2 साल पहले मैंने खर्चा किया था, क्या वो मेरा आज का डिसीजन बदल सकता है? नहीं। इसीलिए इस कॉस्ट को हम बोलते हैं संक कॉस्ट। राइट फ्रेंड्स? देन along with that we have the third term, and the third term for discussion is out of pocket expenses। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस मतलब जो एक्चुअल अपने जेब में से खर्चा बाहर चला जाने वाला है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। जो पैसा आज से आगे मेरी जेब से चला जाने वाला है, क्या वो मेरी डिसीजन के लिए रेलेवेंट है? और मेरा आंसर है यस, दिस इज 100% रेलेवेंट फॉर माय डिसीजंस। मुझे कौन सा भी डिसीजन लेना है तो आउट ऑफ पॉकेट यानी आज से मेरी जेब में से जो बाहर जाएगा, रोकड़ा जो बाहर जाएगा, वो मेरे लिए डेफिनेटली रेलेवेंट है। मेरे डिसीजन को जरूर ये कॉस्ट अफेक्ट करेगा। सो जब मुझे डिसीजन लेना था मैं मेडिकल एडमिशन छोड़ के सीए कंटिन्यू करूं, तो मुझे सिर्फ कौन सी कॉस्ट देखनी थी भाई? सीए की एडमिशन फीस, क्लासेस की फीस वगैरह वगैरह, ये एक्सक्यूज मी, ये टोटल अमाउंट कितनी होगी, सिर्फ ये पॉइंट मुझे देखना था। एक्सक्यूज मी। सो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मतलब हर एक वो कॉस्ट जो आज आपकी जेब में से एक्चुअली बाहर जाने वाली है, एक्चुअल कॉस्ट होने वाली है, इस कॉस्ट को हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट्स। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हमेशा डिसीजन के लिए रेलेवेंट है। समझिए ये 10,000 की गाड़ी आपने 2 साल पहले खरीदी थी। डीलर ने एक ऑफर दे दिया आपको फ्रेंड्स कि भाई ये गाड़ी आप पुरानी गाड़ी दे दो, नई गाड़ी लेके जाओ। नई गाड़ी की कीमत है 25,000, लेकिन एक्सचेंज ऑफर दिया कि भाई 20,000 रुपए में ये पुरानी गाड़ी दो और नई गाड़ी लेके जाओ। तो अभी क्वेश्चन है, 10,000 मैं ऑलरेडी खर्चा कर चुका हूं, आज मेरी जेब में से कितना जाएगा? 20,000। तो रेलेवेंट कितना है, 20 या 30? तो आंसर इमीडिएटली आता है जो 10,000 हम खर्चा कर चुके, भले मैं गाड़ी नहीं बदलूं, भले मैं यही गाड़ी रखूं, तो भी वो 10,000 तो गया है। आज मुझे क्या देखना है कि नई गाड़ी अगर मुझे चाहिए तो आज से मेरी जेब में से सिर्फ 20,000 रुपए जाएंगे, और डिसीजन के लिए क्या रेलेवेंट होगा? केवल ये 20,000 रुपए ये रेलेवेंट होंगे। सो एज फार एज डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट्स आर ऑलवेज रेलेवेंट। तो दोस्तों 3 कॉस्ट हमने देखे which are the foundation stones for the entire discussion of relevant costing। of course इसका आगे का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन these are the 3 foundations। ये कौन से? सबसे पहले हमने देखा संक कॉस्ट, जो कॉस्ट डूब गई है, जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी, इररिलेवेंट। दूसरी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कॉस्ट ऑफ गिविंग अप अनदर अपॉर्चुनिटी। दूसरे तरीके से पैसे आप कमा सकते थे, वो मौका आपने छोड़ दिया, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीसरा द आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट रिलेवेंट होता है,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होता है, लेकिन संक कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट. So friends, are we clear with the basic introduction to the term relevant costing? If yes, you will then कि इसके आगे काफी सारा आगे एडवांस डिस्कशन है कि फिर हम हर एक आइटम ऑफ कॉस्ट को लेके डिसाइड कर सकते कि भाई मटेरियल के लिए कब मटेरियल कॉस्ट रेलेवेंट है, कब मटेरियल कॉस्ट इरेलेवेंट है, कौन सी वैल्यू लेनी. मैंने मटेरियल परचेस किया है 10 रुपए में, स्टॉक में पड़ा है, मैं इसको बेच सकता हूं 9 रुपए में, आज बाजार से खरीदना है तो 12 रुपए में खरीदना है, तो इनमें से कौन सी फिगर लेना है मेरी कॉस्ट शीट में. क्या मैं 10 रुपए ले लूं, 9 रुपए ले लूं, 12 रुपए ले लूं. ऐसे अलग अलग सवाल हमारे सामने आते हैं इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. और सीए फाइनल में हमारे जो क्वेश्चंस है रेलेवेंट कॉस्टिंग पे, उनमें हर एक में इसी तरह के इश्यूज रेज होते हैं कि आप मटेरियल खरीद रहे हो, लेबर है, ओवरहेड्स है, इनमें से आपके डिसीजन पे कौन से कॉस्ट का असर होगा, कौन से कॉस्ट का असर नहीं होगा. विच कॉस्ट विल अफेक्ट योर डिसीजन, यही तो हमें आगे डिस्कस करना है. लेकिन फ्रेंड्स, दैट डिस्कशन कैन हैपन ओनली इन द एक्चुअल डिटेल्ड क्लासरूम डिस्कशन. टुडे आज जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया वो तो है सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी झलक एज टू व्हाट कुड बी द टाइप ऑफ डिस्कशन वी हैव, और किस तरीके से हम कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इन आवर क्लासरूम शेड्यूल. आई होप यू हैव अप्रिशिएटेड व्हाट आई हैव टॉट, कि जिस तरीके से हमने ये डिस्कशन देख लिया है. और वेलकम टू ज्वाइन द रेगुलर बैचेस एंड बुक योर एडमिशन at the earliest. So friends, hope to see you soon for our regular batches. All the best. God bless you. Thank you.